हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई हो उसमें सिलेबस में ये मेंशन कर रखा है। अभी तक पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था से यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे या किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है। पी, कर्मचारी चयन आयोग। क्यू है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग। आर है हमारा केंद्रीय जांच ब्यूरो आयोग। या अब ऑप्शन पर जाते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए हमारा पी, क्यू और आर में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी है हमारा केवल पी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा पी और क्यू। ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्यू और आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी, क्यू और आर में से कोई भी नहीं। ठीक है ना, तो डिटेल में देख लेते हैं। कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त यह भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सरकार के सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कतिपय स्वीकृत मानक और मानदंडों का पालन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से किसके द्वारा भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा खुफिया ब्यूरो के निदेशक। ऑप्शन नंबर बी है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कैबिनेट सचिव। ऑप्शन नंबर डी है हमारा अटॉर्नी जनरल। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट सचिव भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक हैं। भारत के कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं के प्रमुख होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित को उच्चतम से उच्चतम पद के क्रम में लगाएं। ऑप्शन नंबर ए है कैबिनेट सचिव, बी है कलेक्टर, सी है हमारा संभागीय आयुक्त और डी है हमारा प्रमुख सचिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए डी सी बी। सबसे पहले आते हैं हमारे कैबिनेट सचिव, फिर आते हैं हमारे प्रमुख सचिव, फिर आते हैं हमारे संभागीय आयुक्त, फिर आते हैं हमारे कलेक्टर। ठीक है ना, ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अरूप राहा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा अर्जुन सिंह। ऑप्शन नंबर सी है हमारा दिलबाग सिंह। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ मोहन राणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन सिंह। ठीक है, डिटेल में देखते हैं सर। भारतीय वायुसेना के अर्जुन सिंह को फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया है। इनका निधन हाल ही में हो गया है। ये 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उनके पदानुक्रम के अनुसार लिखें। ए है पुलिस उपाधीक्षक, बी है अपर पुलिस अधीक्षक, सी है हमारा पुलिस अधीक्षक, डी है हमारा पुलिस उप महानिरीक्षक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले आएगा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ठीक है ना, देखो पहले देखते हैं। पहले आता है पुलिस उप
महानिरीक्षक, फिर आते हैं पुलिस अधीक्षक, फिर अपर पुलिस अधीक्षक, फिर है हमारा पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां इनमें से किनमें निहित हैं जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा भारत प्रतिरक्षा अधिनियम 1915, ऑप्शन नंबर बी हमारा नागरिक प्रतिरक्षा अधिनियम 1968, ऑप्शन नंबर सी हमारा गैर कानूनी गतिमान रोकथाम संशोधन अधिनियम 2011, ऑप्शन नंबर डी हमारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपी अधिनियम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। आइए देख लेते हैं इसको, ये क्या है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में निहित हैं जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है। इसका उद्देश्य युद्ध और आपूर्ति विभाग के लेन देन, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार मामले की जांच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंध की अकादमी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है हमारा भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी हमारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं इसको हम क्या है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी उत्तराखंड में होता है। इसकी स्थापना 1959 में आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली तथा आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला को मिलाकर नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है यह केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, ऑप्शन नंबर बी है इनमें 3 विभाग हैं भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग, ऑप्शन नंबर सी है ये सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी है इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो डिटेल में देख लेते हैं इसे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा सन 1941 में स्थापित विशेष पुलिस से हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। अतः जांच ब्यूरो सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य नहीं करता। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। इसके अधिकार एवं कार्य दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान अधिनियम 1946 से परिभाषित है। भारत के लिए सीबीआई की इंटरपोल की आधिकारिक इकाई है। वर्तमान में सीबीआई के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला हैं। सीबीआई जो देश और विदेश स्तर पर होने वाली आपराधिक घटनाओं जैसे हत्या, घोटाला और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई के संस्थापक निदेशक श्री डी.पी. कोहली थे, जिन्होंने अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 तक इसका कार्यभार संभाला था। इनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए इन्हें वर्ष 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा अपराध जांच विभाग सीआईडी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद रॉ, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, ऑप्शन नंबर डी है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको हम सीबीआई भी बोलते हैं। ठीक है,
केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे? करमचंद जैन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा खान बहादुर कुर्बान अली खान। ऑप्शन नंबर सी है हमारा डीपी कोहली। ऑप्शन नंबर डी है एमसी मेहता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीपी कोहली, जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के बारे में सच नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सीवीसी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है समूह ए से ऊपर के सभी अधिकारी संयुक्त सचिव के ऊपर इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आरबीआई, नाबार्ड और एलआईसी जैसे संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीबीसी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं इसको डिटेल में थोड़ा। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति द्वारा की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। यह सांविधिक दर्जा का प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी कार्यकारी अधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। यह केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा तथा सुधार करने में सलाह देता है। इससे पहले वे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में पुलिस प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की वो अभियुक्तियाँ, उक्तियाँ और सिफारिशें जो फाइलों में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियाँ सक्रिय होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा लॉग पुस्तिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा ज्ञापन। ऑप्शन नंबर बी हमारा फाइल टिप्पणी। ऑप्शन नंबर डी हमारा परिशिष्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञापन। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है ज्ञापन। नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले जिन लोगों की अभियुक्तियाँ, उक्तियाँ और सिफारिशें जिन फाइलों में लिखी होती हैं एवं जिनके माध्यम में सरकारी गतिविधियाँ सक्रिय होती हैं, उन्हें ज्ञापन कहा जाता है। देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी है भारत की लोक सेवा के प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी है हमारा गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी हमारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय। ठीक है, देखते हैं थोड़ा इसको। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का नियमन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अनुसार होता है। वर्तमान में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इस विभाग का नियंत्रण कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन द्वारा होता है। ठीक है, और तुम्हारी सेकंड है हमारी भारतीय पुलिस सेवा IPS, इसको बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज। इस विभाग को गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया है। तीसरी हमारी भारतीय वन सेवा IFS, जिसको भी बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इस विभाग का नियंत्रण प्राधिकारी पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। छावनियाँ वे क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड किसके नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है? ऑप्शन नंबर ए हमारा रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हमारा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी हमारा गृह मंत्रालय। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको हम। छावनियाँ एवं वह क्षेत्र होती हैं जहाँ पर सैन्य एवं नागरिक दोनों आबादियाँ निवास करती हैं। छावनियाँ रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं। रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार के नीति निर्देशों को प्राप्त करना तथा उन्हें लागू करने के लिए सेना मुख्यालय, अंतर सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापना, छावनी तथा अनुसंधान एवं विकास संगठनों को सूचित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरों के दर्जे के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक। ऑप्शन नंबर बी है मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर सी हमारा पुलिस महानिदेशक खुफिया ब्यूरो निदेशक। ऑप्शन नंबर डी है हमारा भारत सरकार के अपर सचिव, राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं मंत्रिमंडल को। भारतीय प्रशासनिक सेवा अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा IFS तथा भारत सरकार के अपर सचिव एक समान दर्जे के अधिकारी होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल सचिव प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत में अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में परिवीक्षाधीन पर्यटन के तहत अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय आर्थिक सेवा IES, भारतीय पुलिस सेवा IPS। ऑप्शन नंबर डी है भारतीय वैदेशिक सेवा IFS। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय वैदेशिक सेवा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम। भारतीय विदेश सेवा अन्य सभी सिविल सेवाओं पर आधारित सेवाओं की भारत की अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में भारतीय विदेश सेवा अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा परिवीक्षाधीन पर्यटन के तहत खर्च करती है। परिवीक्षाधीन पर्यटन के तहत अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। भारतीय सेवाओं के सदस्य की भर्ती संघ लेख सेवा आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं अनुच्छेद 308 से 330 का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर राज्य संवर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा 28, ऑप्शन नंबर बी हमारा 24, ऑप्शन नंबर सी हमारा 22, ऑप्शन नंबर डी हमारा 27। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। देख लेते हैं डिटेल में से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा भारत की 3 अखिल सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी राज्य और केंद्र दोनों के पुलिस बल का नेतृत्व करते हैं। हर 5 साल बाद भारतीय पुलिस सेवा को 24 राज्य कैडर में आयोजित किया जाता है, जिसका अधिकार गृह मंत्रालय का होता है। वर्तमान में भारतीय पुलिस सेवा को 26 राज्य कैडरों में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CIASF। ऑप्शन नंबर बी है हमारा केंद्रीय रिजर्व बल CRPF। ऑप्शन नंबर सी हमारा सीमा सुरक्षा बल BSF। ऑप्शन नंबर डी हमारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं CISF को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। इसका गठन 1969 में किया गया था। यह बल परमाणु संस्थानों, हवाई अड्डों, समुद्री पत्तनों, विद्युत संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवनों तथा विरासत स्मारकों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसे सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, VIP सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा हैती में UN के तहत सिविल पुलिस का कर्तव्य निभाना शामिल है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सिकंदर बख्त, ऑप्शन नंबर बी है हमारा गोविंद नारायण, ऑप्शन नंबर सी है एन आर पिल्ले, ऑप्शन नंबर डी है वी आर कृष्णा अय्यर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन आर पिल्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो हम। भारतीय अपराध जांच विभाग सीआईडी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा खान बहादुर कुर्बान अली खान, ऑप्शन नंबर बी हमारा राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, ऑप्शन नंबर सी हमारा डीपी कोहली, ऑप्शन नंबर डी हमारा करमचंद जैन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राय बहादुर पंडित शंभुनाथ। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं इसको। पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन 1902 में सीआईडी का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। भारतीय सीआईडी के पिता राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को माना जाता है, जो किंग्स पुलिस मेडलिस्ट और ब्रिटिश एम्पायर के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बरेली, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी हमारा नोएडा, ऑप्शन नंबर डी हमारा मेरठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, जबकि इसका नया मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में प्रस्तावित है। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा शारीरिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी हमारा शैक्षिक योग्यता, ऑप्शन नंबर सी हमारा आयु पात्रता, ऑप्शन नंबर डी हमारा भाषा परीक्षण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाषा परीक्षण। देख लेते हैं इसे। शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता परीक्षण, आयु पात्रता जांच तथा लिखित परीक्षा पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण है, जबकि अलग से भाषा परीक्षा चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में ही समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? ऑप्शन नंबर ए है मछली, ऑप्शन नंबर बी है गरुड़, ऑप्शन नंबर सी है मोर, ऑप्शन नंबर डी है गेंडा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मछली। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में 2 मछलियों का प्रतीक बना हुआ है तथा सिर पर अशोक स्तंभ तथा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और ऑप्शन ए है हरा और ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है पीला, ऑप्शन नंबर डी है नारंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीला। कौन कौन से रंग होते हैं? लाल और नीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। ठीक है, देख लेते हैं सर। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद भारत में स्थित है। यह भारत का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। इस अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण के रूप में की गई थी। इसका नाम पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया। यह एक सरकारी एजेंसी है और गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष परीक्षार्थियों को कितने मिनट में कितने किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत होती है? ऑप्शन नंबर ए है 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 25 मिनटों में 3.8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 35 मिनटों में 4.8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा 35 मिनटों में 3.8 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर। ठीक है, और लड़कियों के लिए कितनी होती है? 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। भारत सरकार व्यवसाय संघ व्यवहार नियम और भारत सरकार
व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है मंत्रिमंडल सचिवालय, ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल मंत्रालय। ठीक है, देख लेते हैं इसको। भारत सरकार व्यवहार संव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा 1950, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1947, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1948, ऑप्शन नंबर डी है 1955। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1948। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रण प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय। ठीक है, देख लेते हैं इसे ड्रिल में। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी गृह मंत्रालय है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी कार्मिक मंत्रालय डीओपीटी, भारतीय वन सेवा आईएफएस के अधिकारी भारतीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के अधिकारी विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका कौन निभाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी है हमारा महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मंत्रिमंडल सचिव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, देख लेते थोड़ा। मंत्रिमंडल सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में मंत्रिमंडल सचिव के पद पर प्रदीप कुमार सिन्हा कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा कोची में, ऑप्शन नंबर बी हमारा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी हमारा बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी हमारा चेन्नई में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में। ठीक है, देख लेते हैं कब स्थापित किया गया था ये। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन 2000 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा 73, ऑप्शन नंबर बी हमारा 08, ऑप्शन नंबर सी हमारा 18, ऑप्शन नंबर डी हमारा 75। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 808। ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुलिस को कितने जोनों में बांटा गया है? 8 जोनों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट्री कमिश्नर, ऑप्शन नंबर बी है स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन, ऑप्शन नंबर सी है रूस का प्रोक्यूरेटर जनरल, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस की काउंसिल ऑफ स्टेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन। ठीक है, इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या है ये। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का पद स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन पर आधारित है। लोकपाल संघ के लिए तथा लोकायुक्त राज्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं जो भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। यह बिल भारत में 16 जनवरी 2014 से
लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी ए हमारा भारतीय वन सेवा, ऑप्शन नंबर बी हमारा भारतीय कृषि सेवा, ऑप्शन नंबर सी हमारा भारतीय उद्योग सेवा, ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था। भारतीय अखिल सेवा में से कितनी मानी जाती हैं? 3 मानी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक होता है IAS, एक होता है IPS और एक होता है IFS, जिसको भी बोलते हैं हम भारतीय वन सेवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर ए भारतीय वन सेवा। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। इसके लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने के लिए सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत आवश्यक है। इसके अंतर्गत अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी हमारा जयपुर, ऑप्शन नंबर सी हमारा पूना, ऑप्शन नंबर डी हमारा चंडीगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। ठीक है, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। भारतीय थल सेना को 7 कमांड में बांटा गया है। पहला पश्चिमी कमांड, दूसरा पूर्वी कमांड, तीसरा उत्तरी कमांड, चौथा दक्षिणी कमांड, पांचवा मध्य कमांड, छठा दक्षिणी कमांड जयपुर और 7वां प्रशिक्षण कमांड शिमला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में पद है। ऑप्शन नंबर ए है जनरल, ऑप्शन नंबर बी है लेफ्टिनेंट जनरल, ऑप्शन नंबर सी है मेजर जनरल या ऑप्शन नंबर डी है कर्नल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। कमिश्नर ऑफिसरों की पद श्रेणियां और निम्न प्रकार। थल सेना में कौन कौन से आते हैं? जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। और वायुसेना में कौन कौन से आते हैं? एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडेंट, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, रिकॉर्डर लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है, नौसेना में कौन से आते हैं? एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियल एडमिरल, कोमोडर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर डी है प्रशासनिक द्वारा गठित कमेटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो डिटेल में देख लेते हैं इसे। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा एवं साक्षात्कार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जाता है। पुलिस अधीक्षक के किसी भी कार्य को कर सकता है जिसे वह कानून या नियम द्वारा स्वयं करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। अंतिम आदेश देने का अधिकार नहीं रखते हैं, फिर भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल कितने अनुभाग है? ऑप्शन नंबर ए हमारा 6, ऑप्शन नंबर बी हमारा 7, ऑप्शन नंबर सी हमारा 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल 6 अनुभाग है। वर्तमान में 6 अनुभाग कहाँ है? मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उप निरीक्षक नागपुर पुलिस का नियुक्त अधिकारी अब कौन है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा चेयरमैन पुलिस भर्ती बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है
पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है पुलिस महानिरीक्षक, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश शासन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र। ठीक है, देखते जरा। उप निरीक्षक नागपुर पुलिस का नियुक्त अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक परिक्षेत्र होता है, जिसे जिले के परिक्षेत्र के प्रभारी उप महानिरीक्षक होते हैं तथा ये अपने परिक्षेत्र में पुलिस की दक्षता के लिए उत्तरदायी है। इसका कार्य जिले में प्रशासन का सामान्य स्तर बनाए रखना, अपने अधीक्षकों को सलाह देना तथा उन पर नियंत्रण रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1948, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ऑप्शन नंबर सी है 1952, ऑप्शन नंबर डी है 1945। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1948। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जीडी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है? ऑप्शन नंबर ए है पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन नंबर बी है पुलिस आयुक्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस अधीक्षक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है पुलिस प्रपत्र 214, ऑप्शन नंबर बी है पुलिस प्रपत्र 124, ऑप्शन नंबर सी है पुलिस प्रपत्र 215, ऑप्शन नंबर डी है पुलिस प्रपत्र 125। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस प्रपत्र 214। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? ऑप्शन नंबर ए है पुलिस महानिदेशक, ऑप्शन नंबर बी है पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, ऑप्शन नंबर सी है उक्त ए व बी दोनों द्वारा अनुमोदित, ऑप्शन नंबर डी है पुलिस अधीक्षक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस महानिदेशक। ठीक है, देख लेते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस कर्मचारी पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित सामग्री तथा उसी के द्वारा निर्धारित रंग, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे। ठीक है ना, अब इस टॉपिक का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त संस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हमारा हरियाणा, ऑप्शन सी हमारा कर्नाटक, ऑप्शन डी हमारा हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ठीक है, प्रश्नकाल सन 1999 के दौरान हरियाणा में लोकायुक्त संस्था नहीं थी। यहाँ 6 जनवरी 2003 में हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 को मंजूरी दी गई। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमारा वो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, मैंने आपको इसमें पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे जो कि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल में पूछे गए थे, वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप सुझाव दे सकते हो। थैंक्स फॉर